आपको डिटेल बता देता हूं कि इस वॉर में एग्जैक्टली अभी किस प्रकार से अटैक्स ईरान की तरफ से हो रहे हैं, कितने ज्यादा अटैक्स हुए हैं। एक बहुत बड़ी अपडेट, ईरान की बहुत बड़ी विक्ट्री, ये आपको बता दे 30 MQ-9 रीपर ड्रोन्स जो काफी महंगे होते हैं यूएस के, उसको ईरान ने उड़ा डाला है। 30 MQ-9 रीपर ड्रोन्स जब से वॉर शुरू हुआ 30 को उन्होंने उड़ाया है। वॉर बहुत ही ज्यादा भड़क चुका है। ऐसा लग रहा है जैसे कि अब ईरान और इजराइल यूएस की बात नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जो दोगलापन है वो हर मोमेंट पे बदलता जाता है। ट्रंप का दोगलापन हर मोमेंट पे बदलता जाता है, तो उसकी बात नहीं करते। लेकिन आपको ईरान और इजराइल के बीच जो डायरेक्ट वॉर चल रहा है उसकी अपडेट बता दें कि 100 से ज्यादा जगह पे जो हमले हुए हैं, यूएस तो उसमें इन्वॉल्व था ही, लेकिन इजरायली प्लेन्स भी इन्वॉल्व थे। और उसके साथ जो यूएस के काफी सारे जो उनके बेसेस है उस पे अटैक के साथ 30 MQ-9 रीपर ड्रोन्स को उड़ा दिया गया, बर्बाद कर दिया है आईआरजीसी ने, जिसपे बहुत ज्यादा घमंड होता है। डोनाल्ड ट्रंप को अपनी मिसाइलों का नाम लेते हैं, टोमाहॉक्स, जिससे उन्होंने बच्चों को मारा था, 160 से ज्यादा बच्चों को मारा था। उस पर आज तक कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। ये सब डिटेल्स मैं इसलिए बता रहा हूं हाकिम भाई कि आपको भी पता चले कि किस लेवल का वॉर बढ़ चुका है। जब आप ये वॉर कवर कर रहे हैं, जब आप ये फ्यूनरल कवर कर रहे हैं, आपको अपनी सेफ्टी भी बनाए रखना है, क्योंकि क्यों कोई नहीं जानता कि किस वक्त हो सकता है मशाद को अगला टारगेट बना ले यूएस, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अब ये वॉर हार चुके हैं। जिस प्रकार से उन्होंने ये वॉर लड़ा है एक ईरान जैसे देश ने, जिसका कि अभी भी 70% मिसाइल्स, 2000 प्लस किलोमीटर रेंज के 70% मिसाइल्स, जो कि सीआईए खुद बोल रहा है, कंफर्म्ड रिपोर्ट है कि वो बचे हुए हैं, तो बहुत तबाही हो सकती है। कतार और बाकी के देश जो कि इतने अमीर हैं उनकी तबाही भी हो सकती है। रजा जी के पास दोबारा चलते हैं हाकिम भाई। तो ये सारी अपडेट्स आपको बताना बहुत जरूरी है, मिसाइलों की डिटेल्स भी बताना बहुत जरूरी है। आप बताइए और आगे की डिटेल्स हमें जरा सुनाइए। अभी यहाँ पर क्या तो आप देख रहे हैं कि ये जो पूरा मिडिल ईस्ट में जो खाड़ी देश है, पूरे मिडिल ईस्ट में जैसे ईरान चाहता वैसे ही होगा। अभी अमेरिका की दादागिरी जो पहले थी अभी नहीं चलेगी, दादागिरी तो तकरीबन खत्म हो गई है। सिर्फ ट्रंप को आप देख रहे हैं हर वक्त हर घंटे में एक एक बयान देते रहता है। कभी मैं ईरान के लोगों के साथ हूँ, कभी बोलता है बहुत ग्रेट पीपल हैं, कभी बोलता है उनको मार दूंगा, कभी बोलता है ऐसे। वो कोई ट्रंप के बातों पे कोई भरोसा नहीं है, यानी अमेरिकन अवाम ही ट्रंप के बातों पे भरोसा नहीं करे। ये सोच देख रहे हैं कि ट्रंप कोई भी एक बयान देता है तो वेट करते हैं कि ईरान से क्या बयान आ रहा है। ईरान के बयान पे ज्यादा भरोसा कर रहे हैं ट्रंप के बजाय। तो ये ऐसे लग रहा है कि जो आया था, अमेरिका ने सोचा था ईरान में रिजिम चेंज करना, अभी ऐसे लग रहा है कि ईरान में जो पहले थोड़े लोग रिजिम के खिलाफ थे, अब वो पूरे के पूरे साथ हो गए। अभी कोई ऐसा एक फर्द भी ऐसा नहीं है कि जो रिजिम को चेंज करें। उसी के बरअक्स आप देख रहे हैं अमेरिका में पब्लिक 80% से ज्यादा लोग अमेरिकन पब्लिक वहां के रिजिम की चेंज है, और इसराइल में इसराइल के रिजिम की चेंज। यहाँ पर उल्टा असर दिख रहा है। जैसे ईरान में आए थे रिजिम चेंज करने के लिए, यहाँ पर पावरफुल हो गया रिजिम, वहां पर डाउनफॉल हो रहे हैं। आप देख रहे हैं दिन ब दिन वहां की जो लोकप्रियता है अमेरिका और इसराइल में कम हो रही है लोगों के दरमियान। यहाँ पर लोकप्रियता जो लोगों का जो ध्यान लोगों की जो गवर्नमेंट के साथ वो बढ़ रही है। यानी कि ये मेन थिंग क्या है, ये जो सुप्रीम लीडर है ना उनकी वजह से, यानी पूरी की पूरी पब्लिक है ना सुप्रीम लीडर के पीछे है। सुप्रीम लीडर जो कहते हैं उसी पे अमल करते हैं। ये जो लोगों के दरमियान जज्बा, जोश और जज्बा है ना, ये मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा है। जब जंग होती है तो लोग थोड़ा भागते हैं, डरते हैं। यहाँ पर क्या है, जो आप देख रहे हैं जंग शुरू हो गई है, आप देख रहे हैं लाखों के लोग जमा हो रहे हैं, कोई किसी के अंदर डर ही नहीं है। जहां पे आप देख रहे थे कि वो बोल रहा था कि मैं अभी ये ब्रिजेस पे बमबारी करूंगा, वहां पर वही ब्रिजेस पे लाखों लोग जमा हो जाते हैं कि बमबारी मार के देखो। ये ऐसा जब इसराइल में देख रहे हैं एक तरफ मिसाइल आ रहा है, ये तो बंकरों के अंदर भाग रहे हैं, यहाँ पर बमबारी हो रही है बोले तो रोड बड़ा की डिफरेंस तरफ आप बता रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा ये ऐसे कैसे जज्बा है, ये कैसा लोगों में ईमान है कि शहादत की तरफ दौड़ के चले आ रहा है। वहां पर एक तरफ भाग रहे हैं, बड़ा यहाँ पर डिफरेंस आप शहादत बता के रहे लिए हैं। दौड़े चले आ रहे हैं। ईरान और इजराइल के बीच का जो डिफरेंस आप बता रहे हैं बहुत जरूरी
ये से बता रहे हैं। वो हो नहीं सकता। जो उनकी CIA और मोसाद ने जो रिपोर्ट्स दिए थे ईरान के लिए, ऐसा कर देंगे, 2 वीक में खत्म कर देंगे, 4 वीक में खत्म हो कर देंगे, 40 दिन हो गया और स्ट्रांग हो गया। जितने वो तो बता रहे हैं कि लाखों के हमारे पास मिसाइल और ड्रोन्स हैं, जी, हमें जो कोई आप फर्क, जो पुराने हथियार थे उसको यूज किए हैं, अभी नए हथियार हम बना के रखे हैं। तो अब ये जो मिसाइल सिटीज जो अंदर हैं, ये जो जियोग्राफिकली जो ईरान का माउंटेन्स का है, वो उसके अंदर कोई दुनिया की कोई बलंका ब्लास्टर कुछ भी नहीं कर सकते। ये पहले से प्लानिंग, जो 40 साल से जो प्लानिंग किया है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग जी ये किया। जो जी आयतुल्लाह वही मैं खामेनी जो पूछना चाह गुजरे, रहा था, इन्होंने जो जैसा आप पॉलिसी बता बनाई, रहे जिस थे। हिसाब से जो RSGC से जो प्लानिंग के साथ ये है, वो पहले से ही था। कोई बातचीत नहीं करना है, हम इतना स्ट्रांग बने कि खुद ब खुद दुश्मन हमारे घुटनों पे है। जी, जैसा आप बता रहे थे, यही कि बहुत बड़ा डिफरेंस आप बता रहे थे कि आप रजा भाई बहुत बड़ा डिफरेंस बता रहे थे। दर्शकों, ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है और ये आपको बताएगा, ये चीजें आपको समझाएगी जो रजा भाई आपको बता रहे थे कि जो डिफरेंस है ईरान और इजराइल में, क्यों ईरान ये वॉर जीत गया, क्यों इतनी टेक्नोलॉजी, इतना कुछ होने के बावजूद अब यूएस और इजराइल ये वॉर हार गया। जब ईरान पर अटैक होता है तो इरानियंस, जब ये अनाउंसमेंट होती है कि इरानियंस को पता चलता है कि बॉम्बिंग होने वाली है, यूएस का अटैक होने वाला है, जब सायरन्स बजते हैं, तो यूएस को डिमोरलाइज करने के लिए पूरी जनता, पूरी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। यानी कि उन्हें पता है कि यहां पर बहुत बड़ी बॉम्बिंग हो सकती है। उसके बावजूद आपको स्क्रीन पे लाखों लोग दिख रहे हैं, लाइव दिख रहे हैं, पूरी गलियां भरी हुई दिखती है। अगर यही सायरन जब इजराइल में बजता है तो वहां के लोग सीधे भागते हैं मेट्रो स्टेशन के नीचे छुपने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए। एक बहुत छोटा देश है इजराइल, वहां पे जनसंख्या, लेकिन डेंसिटी वाइज आपको लगेगा कि काफी लोग हैं, जो बड़े शहर हैं, काफी सारे एरियाज जो इजराइल के वो सूखे हैं, वहां पे कुछ है नहीं। तो जो पूरी जनता है उनका डिफरेंस कि किस प्रकार से वो अपनी सरकार को सपोर्ट करती है, किस प्रकार से वो सरकार के साथ है कि नहीं, वो किस लेवल पे अपने देश को बचाना चाहते हैं, अपने देश के लिए जान देने की जो बात आती है, उस पर यह बहुत बड़ी चर्चा है। बहुत बड़ी बात अभी हाकिम रजा ने समझाई कि कैसे इजरायली जो लोग हैं वो छुपने के लिए जाते हैं, इरानियंस गलियों में आ जाते हैं जब अटैक के लिए सायरन्स बजते हैं। आपको यह भी पता होगा कि इजराइल में जितने भी लोग हैं, जो भी जिनकी भी पैदाइश है वहां की, वो सब इजराइल में सेना की ट्रेनिंग लेते हैं। सबको सेना ज्वाइन करना पड़ता है, सबको सेना में सर्व करना पड़ता है और वो सारी ट्रेनिंग के बाद फिर एक आम नागरिक की जिंदगी दोबारा जी पाते हैं आफ्टर सर्विंग इन द आर्मी। हाउएवर, ये सब होने के बावजूद जो डर है इरानियन मिसाइल्स का वो बहुत ज्यादा है। एक और मैं आपको सच्ची घटना बता दूं, भारत में हमें काफी सारे इजरायली जो सैनिक मिलते हैं, उनसे जब हम बात कर रहे थे, अक्टूबर 7 का जब एनिवर्सरी आने वाली थी और जब हम बात कर रहे थे उन इजरायलियों से, तो उन्होंने एक बड़ी मजेदार बात बताई कि जब हुतीज के मिसाइल्स गिरते थे इजराइल पे, चाहे वो टेल अवीव में हो या हाइफा में हो, तो ये इजरायली हंसते थे कि अरे छोटी छोटी मिसाइलें आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा आयरन डोम तो इसको रोक ही लेगा, हमें कोई नुकसान नहीं होने वाला, कोई मरने नहीं वाला। लेकिन जब इरानियंस ने मिसाइल मारना शुरू किया, उसके बाद जब इनके आयरन डोम फेल हुए, पैट्रियट मिसाइल्स फेल हुए, और अब तो देखिए कि कतर वतर जो भी देश है हर जगह पे ये मिसाइल्स उनके फेल हो रहे हैं, पैट्रियट सिस्टम फेल हो रहा है। अब इनमें असली खौफ नजर आ रहा है। जब हमने उनसे पूछा, इजरायलियों से पूछा कि हमें इजराइल आना चाहिए रिपोर्ट करने के लिए, नहीं, तो उनका बड़ा सिंपल सा कहना था कि भाई इतना ज्यादा खतरा है, हमारी जिंदगी तहस नहस हो रखी है ऑलरेडी बिकॉज ऑफ दीज मिसाइल स्ट्राइक्स। और अब इजराइल फिर से अटैक कर रहा है। इसके पीछे का भी रीजन आपको समझना पड़ेगा कि नेतन्याहू कितने ज्यादा प्रेशर में है, उनके ऊपर कितने सारे केसेस चल रहे हैं। ट्रंप ने तो खुलेआम बोला कि इसको तो माफ कर दो, कि जो भी इन्होंने गुनाह किए हैं उसको आप माफ कर दीजिए। ये ट्रंप ने बोला, उनके सपोर्ट में आकर के खड़े हो गए थे। तो ये सारी बहुत सारी चर्चाएं हैं। जो पॉलिटिक्स है, आगे की पॉलिटिक्स, पीछे की पॉलिटिक्स बहुत अलग होती है। अगर दर्शकों आपको लगता है कि कोई भी वॉर जो ये शुरू करता है, यूएस या इजराइल या कोई भी देश अगर किसी वॉर को शुरू करता है, तो अगर आपको लगता है कि ये
देश के लिए लड़ा जाता है, देश की सेवा के लिए लड़ा जाता है, तो आपको बता दे कि इसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ बिजनेसेस आर इन्वॉल्व। बड़ी बड़ी कंपनियां जिनको अपने हथियार बेचने होते हैं, दे ऑल आर इन्वॉल्व। इन सबको मोटी गाढ़ी कमाई होती है। वी कॉल देम वॉर डॉग्स, जो वॉर में पैसा बनाते हैं, वॉर डॉग्स। आपने नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री भी देखी होगी कि कैसे ये जो लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो बीच में पैसा बनाते हैं। भले हमारे सिपाही मरे, चाहे वो किसी भी देश के हो, लेकिन किसी की जान जाना होती है, किसी की जान की वैल्यू होती है। लेकिन इस वॉर में डोनाल्ड ट्रंप ने दिखा दिया कि उन्हें अपने सिपाहियों की भी वैल्यू नहीं है। उनके खुद के भी सिपाही मारे गए तो उन्होंने बोला अरे सैनिक तो मारे जाते हैं। अभी तक उन्होंने बोला केवल 14 सैनिक मारे गए हैं, लेकिन रियलिटी बहुत ही हार्श, बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही भयानक हो सकती है यूएस के लोगों के लिए। हो सकता है वहां पे लगातार 200-300 बॉडी बैग्स आपको दिखे, जैसा कि आपको याद है कि कैसे राजनाथ सिंह ने भरी संसद में बोल दिया था कि हमारा कोई भी सैनिक नहीं मारा गया, लेकिन अंत में उनको यह डिक्लेयर करना पड़ा कि 6 सैनिक मारे गए। अभी और ये नंबर्स कब खुलेंगे ये कोई नहीं जानता। अभी और कितने लोग मरे वो कोई नहीं जानता। ये सब हमें बाद में पता चलेगा। वैसे ये यूएस ईरान वॉर में यूएस के कितने सैनिक मरे, इजराइल के कितने सैनिक मरे, कतार में कितने सैनिक मारे गए, यूएस के बहरेन में कितने मारे गए, बहुत सारी डिटेल्स को छुपा करके यूएस सरकार बैठी हुई है। बट आप देखिए ये डायरेक्ट लाइव तस्वीरें, हमारे रिपोर्टर हाकिम रजा वहां से जुड़े हुए। हम आपको दोबारा उनसे बात कराएंगे, सुनाएंगे वो क्या बोल रहे हैं। जी हाकिम भाई। से पहल नहीं थी। जो जंग का जो जंगबंदी, जो एमओयू साइन किया, सब पूरा अमेरिका की तरफ से पहल थी। जो पाकिस्तान और खतर और तुर्की सब कुछ बीच में लाया, वो डाला। ये ईरान ने कभी भी मोहलत नहीं मांगी। अमेरिका ने, चूंकि उसके पास जितने हथियार थे खत्म हो रहे थे, तो अमेरिका ने मोहलत ली है। ईरान ने कभी मोहलत नहीं लिया। हाँ, इसके दौरान जो एमओयू हुआ था सीजफायर का, तो इसी दौरान ये चाह रहे थे कि जो पीसफुल है तो सिपर्द खाक हो जाए। तो अभी सिपर्द खाक होने से एक दिन पहले ही शुरू हो गया जंग। अभी देखना है सिपर्द खाक के क्या रसूमात हैं, करेंगे कैसे करेंगे क्या है। मगर मुझे तो ऐसे लगता है कि आज शाम तक बॉडी आ जाएगी और सिपर्द खाक आज शाम या कल सुबह तक हो, या देखना पड़ता है कि कब सिपर्द खाक होता है। मुझे ऐसे लग रहा है कि आज शाम में हो जाए। देखिए 3 जुलाई को है ना, सिर्फ जो इंटरनेशनल डेलीगेशन, तकरीबन 100 से ज्यादा डेलीगेशन है। उसमें हमारे हिंदुस्तान से भी एक डेलीगेशन आया था, एमओएस के और बिहारी गवर्नर, ये सब हिंदुस्तान से भी आया था। इसी तरह तकरीबन 30 मुल्कों के बड़े हेड्स आए थे, जहां से प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, और पाकिस्तान से तो प्राइम मिनिस्टर भी आया था, आसिफ मुनीर मिलिट्री चीफ भी आया था। इसी तरह कई कंट्रीज से है ना बड़े लीडर्स आए। पूरे रिचुअल से 3 तारीख को सिर्फ और सिर्फ वीआईपीज के लिए था, जो इंटरनेशनल जो आए थे उनके लिए। 4 तारीख से लोगों के लिए खुला रहा। 4 तारीख, 4, 5, 6 ये 3 दिन तेहरान में रहा। ये तीनों दिन गवर्नमेंट को, वहां के मेयर और गवर्नमेंट को और पब्लिक से, आवाम से रिक्वेस्ट करना पड़ा कि एक वक्त जो आए हैं एक दिन, वो दूसरे दिन मत आए। एक बार आप देख लिए, आप नेक्स्ट मत आए, क्योंकि पब्लिक ज्यादा हो गई, भीड़ ज्यादा हो गई है, संभाल नहीं पा रहे हैं। तो ये 3 दिनों में लग रहा है कि 2 करोड़ का, जो ऑफिशियल रिपोर्ट आ रहा है कि इन 3 दिनों में 2 करोड़ लोग आयतुल्लाह खामेनी के अंतिम संस्कार में थे। उसी तरह उसके बाद में 7 जुलाई को लेके गए खुम शहर में, यानी ईरान में जो तेहरान का जो शहर था, उसमें तकरीबन 30 किलोमीटर का एरिया जाम कर दिया था। 30 किलोमीटर लोग है ना पैदल गए और पूरा जाम था। नमाज जनाजा, प्रोसेशन वगैरह 30 किलोमीटर दूरी से ही चल रहा था। इसी तरह सेकेंड जो होली सिटी, ईरान में देखिए 2 होली सिटीज हैं, एक है मशहद, दूसरा है खुम, जहाँ पे शिया धर्म का रिलीजियस माना जाता है। तो दोनों जगह पे यहाँ पर जो 8वें इमाम, 8th लीडर दफन हुए हैं मशहद में, उन्हीं की बहन इसमें खुम में, मासूम खुम कहते हैं। ये दोनों जगह पे तो ये इन्होंने, गवर्नमेंट ने और सुप्रीम लीडर ने सब तय किया कि ये जो रसूमात हैं तेहरान में फिर खुम में होंगे। इसके बाद इस दौरान इराकियों ने बहुत ज्यादा डिमांड के बाद इराक में भी कल, इन्हें परसों, 7 तारीख के शाम में ले जाया गया। जो आपने देखा होगा कि नजफ के एयरपोर्ट में किस तरीके से भीड़
जमा हुई, क्योंकि वहां पर सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल था, उसके बावजूद भी भीड़ आ गई। उसके बाद कल सुबह से नजफ अशरफ गया। नजफ अशरफ में तकरीबन 30 to 40 मिलियन, यानी 30 लाख से 40 लाख गए। उसी तरह करबला, वहां से करबला ले गया, वहां पर भी तकरीबन 30 लाख से 40 लाख। तो वहां का ऑफिशियल फिगर बता रहे हैं कि तकरीबन 70 लाख के करीब। इसी तरह खुम में तकरीबन 70 लाख के से 1 करोड़ का बता रहे हैं, यानी इसका तकरीबन जोड़ा जाए तो तकरीबन 3 करोड़ के करीब लोग खुम, इराक, तेहरान में श्रद्धांजलि दी, यानी कि उनके जनाजे पे शिरकत किए। अभी मशहद में देखना है, एक्सपेक्टेशन है 70 लाख से 1 करोड़ का लोग जमा होंगे यहाँ पर भी। तो इस तरीके से लगता है कि 3.5 करोड़ से 4 करोड़ लोग इनके तशय्युह जनाजे, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा, यानी दुनिया में सबसे ज्यादा लोग जमा होने वाले यहाँ पर ये इनके जनाजे पे हो रहे हैं। तो अभी देख रहे हैं, अभी जो जंग चल रही है, एक तरफ वार हो रहे हैं, ईरान भी अटैक कर रहा है, सब कर रहा है। जो पब्लिक जो आ रही है, अगर डर होता तो जो पब्लिक का आप देख रहे हैं, जैसे समंदर आता है ना, नदी होती है ना, उस तरीके से लोग ये मैं एक तरफ था, यानी कि जो ट्रेन के एक तरफ है, यानी चारों तरफ से ऐसे ही सर्कल्स हैं। जो मेरा होटल यहीं पर है नीचे, तो मैं यहाँ पर आके रुका हूँ ये जगह पे। तो इसी तरह चारों तरफ जो आंगन है, एक आंगन में तकरीबन नहीं बोले तो 1 लाख के करीब लोग जमा होते हैं, उतने बड़े बड़े आंगन है उसके। तो चारों तरफ आंगन है, और इसी तरह ये यानी पूरे हाईवे हैं, नीचे से जरी के नीचे भी है, और वो जो अंदर से आएगा यहाँ पर आके ज्वाइन होता है, ये रूट भी जाता है प्रोसेशन के लिए। तैयारियां तो मुकम्मल किए हुए हैं, चूंकि जनाजा नहीं आया है। और उसकी वजह एक तो सुबह तक तो वो इराक में जो करबला में ख़त्म नहीं होता, तकरीबन करबला इराक के टाइम 4 बजे वहाँ पर नमाज जनाजा हुई। अभी तक वो पूरा रसूमात कंप्लीट नहीं हुए हैं। जैसे ही कंप्लीट होने के बाद फिर देखना है कि एयर स्पेस, अभी एक सुनने में आ रहा है कि ईरानी एयर स्पेस बंद किए हैं, तो वो कब खोलेंगे फिर वो, चूंकि उनकी फ्लाइट आना है मशहद जनाजे को लेके। जी हाकिम रजा, थैंक यू। आप जो डिटेल्स दे रहे थे, दर्शकों आपको पूरी क्लैरिटी दे देते हैं, क्योंकि अब तो ये ऑफिशियल हो चुका है। दिस इज द बिगेस्ट फ्यूनरल एवर सीन इन दिस वर्ल्ड। ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्यूनरल है। कम से कम 3 करोड़ लोग जुड़े। वॉर के दौरान, एक वॉर चल रही है, 5000 लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन फिर भी 3 करोड़ लोग इकट्ठा हो जाते हैं। एक दर्शक ने बोला कि अगर ट्रंप मारा जाए, अगर डोनाल्ड ट्रंप मारा जाए, अगर नेतन्याहू मारे जाए, कितने लोग इकट्ठा होंगे उनके फ्यूनरल में? कितने लोग शामिल होंगे उनके फ्यूनरल में? बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही बात है कि अगर वॉर चल रही होती है, उसके दौरान 3 करोड़ लोग कहां इकट्ठा होते हैं? क्या उनमें इतनी हिम्मत है? 3 करोड़ लोग अपनी शहादत देने के लिए तैयार हैं। यह एक बहुत बड़ा फैक्टर जो कि ईरान की जीत में इसको याद रखा जाएगा। जैसा कि अभी हमारे ग्राउंड रिपोर्टर बता रहे थे हाकिम रजा, कि इतने सारे लोग, इतनी तादाद में, एक जो प्रोटेस्ट की बात हुई थी, जहां से यह पूरा वॉर शुरू हुआ था, दिसंबर 2025 से लेकर के पूरी तैयारियां चल रही थी। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सबसे बड़े बड़े शिप्स, वॉरशिप्स जो कहते हैं, जेराल्ड फोर्ड और बाकी के वॉरशिप्स, 3 बड़े बड़े वॉरशिप्स उन्होंने भेजा था। वॉर की तैयारियां की, ईरान को उकसाया, और डायरेक्टली 28 तारीख को सीधे अली खामेनी को मार दिया था। आज 130 दिन बाद, 131 दिन बाद अली खामेनी का फ्यूनरल, जबरदस्त फ्यूनरल। ईरान ने मैसेज दे दिया है कि इस वॉर के बाद वो किस प्रकार से उभरेंगे, कितनी ताकत के साथ उभरेंगे। ये ईरान ने एक मैसेज पूरी दुनिया को दे दिया है। जो उनके दुश्मन देश हैं, इजराइल, कतार, सऊदी अरेबिया, बाकी के जो यूएस का साथ देने वाले देश हैं, जो कि यूएस के 40 से 50 हजार फोर्सेस को अपने देश में जगह देते हैं, उन सबको आज एक मैसेज दे दिया है। आईआरजीसी ने एक मैसेज दिया है कि हम अब फिर से तबाही शुरू करेंगे, कतार की, यूएई की, बाकी के देशों की। जल्द से जल्द यूएस आर्मी को भगाओ, नहीं तो तबाही का सामना करना पड़ेगा। इस फ्यूनरल के बाद जो 4 बजे खामेनी को दफना दिया जाएगा। मुस्तफा खामेनी भले ही इस फ्यूनरल में ना दिखे, लेकिन शायद जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से करोड़ों लोग, यह बोला जा रहा है कि कम से कम 7 करोड़ लोग इस 4-5 दिन के पूरे इवेंट में जुड़े हैं।
आज मशाद में जहां पे अभी ये फ्यूनरल चल रहा है, वहां पर 4 बजे का टाइम था भारतीय समय के अनुसार, 4 बजे होना है, लेकिन ये और लेट हो सकता है क्योंकि बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं। यहां तक कि लोगों को मना किया जा रहा है कि आप इधर ना आए, एक वॉर चल रहा है, वहां पे अटैक्स हो सकते हैं। लेकिन ये नजारे जो हैं आप देख रहे हैं मशाद के, वो ऐसा लगेगा कि लोगों को पागल कर देंगे। अगर ये कोई अमेरिकन ये वीडियो देख रहा होगा तो उसको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.